जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी। जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी में जो हमारा लैंग्वेज पेपर होता है उसमें ज़्यादातर जो नॉर्थ इंडिया से हैं वो हिंदी को ही लेते हैं। और वैसे ही पीसीएस में तो आप जानते हैं काफ़ी अनिवार्य है, या वनडे के जो पेपर्स होते हैं उसमें हिंदी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और वही बात मैं करूँगा टीचिंग। अगर मैं सीटेट की बात करूँ, यूटेट की बात करूँ, तो वहाँ पर आपका हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी की। आज ये पहला लेक्चर है, इंट्रो रहेगा। और कोशिश करूँगा कि एक अपने स्टाइल में पढ़ाने का, और ये भी ध्यान दूँगा कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी मुझे सुनते हैं, तो उनको भी ये आसान रहे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं भाषा की परिभाषा समझते हैं पहले, ठीक है? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाषा शब्द जो है का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। अब ये धातु क्या है? धातु है यहाँ पर वाणी की अभिव्यक्ति। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच। देखिए, भाषा जो होती है इंसान से बिल्कुल जुड़ी हुई है। जहाँ इंसान होगा, जहाँ इंसान की सभ्यता होगी, वहाँ पर भाषा ज़रूर होगी, ठीक है? जैसे आज के अनुसार अगर मैं देखूँ, अगर आप अपने संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज़ 1 के सब क्लॉज़ ए में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये एक मौलिक अधिकार के रूप में दिखती है, राइट? इसीलिए आप समझ पाए होंगे भाषा कितनी महत्वपूर्ण होती है। आगे देखते हैं, भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है। अब हम देखते हैं ये भाषा सीमित से क्या तात्पर्य है? भाषा सीमित। अब देखिए, मेरा जो नाम है असल में वो करुण है, ठीक है? लॉ है। अब आप देखिए वहीं पर मैं अगर यहाँ पर बात करूँ रोमन, जिससे इंग्लिश बाहर आई है, तो रोमन भाषा में क्या मैं लॉ शब्द को लिख सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ये रोमन में हो जाता है करुण, नौ बनता है ये। क्यों? क्योंकि मैं इंग्लिश में क्या लिखता हूँ? करुण, नौ। क्योंकि रोमन भाषा में लॉ शब्द की कोई भी अक्षर ना ही ध्वनि वहां पर हमें दिखती है, राइट? तो इसीलिए होता क्या है कि यहाँ पर हमें दिख रहे हैं मेरे नाम को पूरी तरह से ध्वनि के आधार पर जो रोमन लैंग्वेज है, जो रोमन इंग्लिश है, वो उसको परिभाषित नहीं कर पा रही है। तो यही एक सीमा होती है भाषा की, राइट? और व्यक्त ध्वनियां हैं, तो ध्वनि मैंने बता ही दिया आपको। जैसे ध्वनियां होती हैं शौ, शौ, जहां पर हम जीभ ऊपर लगाते हैं, और सौ, जहाँ हम जीभ नीचे लगाते हैं। तो इस तरह का ध्वनियों का बड़ा हमने ध्यान देना होता है, ठीक है? तो ये जो बात है कि भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है, जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। ये बात किसने कही है? क्रोचे साहब ने बोली है। तो ये राइट साइड आपको दिख रहे हैं क्रोचे साहब। तो ये आपके जो टीचिंग के पेपर होते हैं उसमें इस तरह की कोट आपको दिया जाता है और पूछा जाता है ये बात किसने बोली है? तो ये क्रोचे ने बोली है, राइट? अब देखिए भाषा की जो विशेषताएं होती हैं, भाषा की प्रमुख विशेषताएं इस तरह से, भाषा प्रतीकात्मक है बिल्कुल। जैसे हमने देखा है क, ख, तो अलग-अलग जो ध्वनि होती है उसके लिए अलग-अलग हमें प्रतीक दिखता है। भाषा ध्वनिमय है बिल्कुल, जैसे क की अपनी ध्वनि होती है, ख की अपनी ध्वनि होती है, ठीक है? भाषा का संबंध मनुष्य से है, बिल्कुल जी। जैसे आपने सुना होगा कभी-कभी हमें बहुत से लोग बोल देते हैं कि जानवरों की अपनी भाषा होती है। देखिए इस तरह के वाक्य जो होते हैं ये गलत हो जाते हैं, क्योंकि भाषा के अपने नियम होते हैं, भाषा की अपनी व्याकरण होती है। तो भाषा को हमेशा ये मनुष्य के साथ ही जोड़ा जाता है, जानवरों के साथ जोड़ना ये संभव नहीं है, ठीक? भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल। देखिए हम सभी जानते हैं भाषा जुड़ी होती है संस्कृति से। और संस्कृति की वजह से ही समाज आता है, और संस्कृति का हमेशा लगातार विस्तारण होता रहता है। तो उसी प्रकार हमारी भाषा का भी विस्तारण यानी कि एक्सपेंशन होता रहता है। तो अगर एक्सपेंशन होता है तो परिवर्तनशील होती है हमारी लैंग्वेजेस, राइट? भाषा। भाषा का क्षेत्रीय सीमा होता है, बिल्कुल होता है। जैसे कि अगर मैं आपको दक्षिण भारत में ले जाऊँ तो आपको हिंदी बोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है? इसीलिए क्या होता है, भाषा का अपना एक सीमा होती है। भाषा सरलता और प्रौढ़ता की दिशा में सतत सतत गतिशील होती है, बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि पहले एक पुरानी संस्कृत होती थी, फिर एक नई संस्कृत बनी, फिर उसमें से पाली भाषा बनी, अपभ्रंश बनी, फिर उसके बाद कहीं न कहीं हमें हिंदी मिलती है। तो इस तरह से आप देखते होंगे, अगर आप तुलना करेंगे संस्कृत से हिंदी में, तो आपको दिखेगा संस्कृत काफ़ी जटिल है, तुलना में हिंदी के। यानी कि हिंदी हमें सरलता की तरफ ले जाती है। तो आधुनिकरण जितना होता रहेगा उतना सरलता होती जाएगी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि सभ्यता का अर्थ क्या होता है? सभ्यता का अर्थ होता है जहाँ पर मनुष्य क्या करता है, जटिलता को सरलता की तरफ लाता है। जैसे एक समय जो मनुष्य है, जो वो खेत को जोतता था तो हलों के द्वारा जोतता था, जो आज वो जोतता है वो ट्रैक्टर से जोतता है। तो एक तरफ आप हल ले लीजिए बैलों के द्वारा जो करा जा रहा है, और एक तरफ ट्रैक्टर, तो आपको दिखेगा ये एक सभ्यता है और जो सरलता की तरफ ले जाती है। तो वही बात हमारी भाषा पे भी लागू होती है। भाषा के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन के सीधे जुड़े हैं। बिल्कुल देखिए इसमें क्या समझाया जा रहा है, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बंगाल का उदाहरण हम ले सकते हैं,
ठीक है। बंगाल में एक समय हम जानते हैं 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य हमें एक साम्राज्य दिखता था, जिसको हम पाल साम्राज्य कहते थे, पाल एम्पायर दिखता था और इसका 11वीं शताब्दी में पतन हुआ। इसके बाद हमें सेना दिखे या सेन दिखे, सेल एक नया वंश हमें दिखा। तो जो पाल थे उनकी जो संस्कृति समाप्त हुई, उनकी संस्कृति के साथ-साथ उनकी जो मूल भाषा थी वो भी समाप्त हुई। उसके बाद सेन जो नया वंश आया, उनकी अपनी संस्कृति, उनकी अपनी भाषा थी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि संस्कृति से गहरा संबंध होता है भाषा का। अगर संस्कृति विलुप्त हो जाएगी तो कहीं न कहीं हमें दिखता है भाषा या बोली भी विलुप्त हो जाती है, राइट? अब देखिए भाषा के रूप, देखिए भाषा के प्रत्येक देश याद रखिएगा यहाँ पर हम वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। पहला बोलियाँ होता है, फिर परिनिश्चित भाषा होता है, यानी कि भाषा का एक आदर्श रूप होता है, डोंट वरी हम आगे देखेंगे और एक है राष्ट्रभाषा और राजभाषा। आज हम बोलियों को देखेंगे, बोलियाँ क्या हैं, राइट? देखिए यहाँ पर क्या है कि जो बोलियाँ हैं, ठीक है? अभी हम समझेंगे क्या है। भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है, उसे बोली कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में डायलेक्ट्स कहते हैं, ठीक है? जो समूह होते हैं छोटे-मोटे या जो हम घरों में बोलते हैं, जैसे आई बिलॉन्ग्स टू उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में जो वहाँ का डिवीज़न है, क्योंकि पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, तो पहाड़ी में वहाँ पर एक पश्चिम उत्तराखंड की तरफ हमें गढ़वाली दिखती है और पूरब उत्तराखंड की तरफ हमें कुमाऊनी दिखती है। तो मेरी जो संस्कृति है वो कुमाऊँ की तरफ से है, तो मेरे वहाँ जो भाषा बोली जाती है घरों में वो कुमाऊनी बोली जाती है, राइट? अब कुमाऊनी अगर ये कुमाऊँ में बोली जाती है तो ये एक सीमित कुमाऊँ तक ही है, ठीक है? वहीं अगर इसकी तुलना मैं अगर हिंदी से करूँगा तो हिंदी तो पूरे उत्तरी भारत में बोली जाती है। तो बोली का जो विस्तारण है, जो एक्सपेंशन है, वो भाषा की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। भारत में कुल मिलाकर 650 बोलियाँ हैं, ये बात आपने याद रखनी है। जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं, ये घास-पात की तरह मतलब इसमें ये बता रखा है जैसे किसान होता है, वो खेती करता है तो घास अपने आप उग जाती है, राइट? तो वैसी बोलियाँ जो होती हैं, वो एक घास की तरह होती हैं, ये अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है आपको, जैसे कुछ बोलियाँ जैसे भोजपुरी, मगधी, अवधी, ब्रज भाषा इस तरह से, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस काव्य लिखा था, तो उन्होंने अवधी में लिखा था, ये हम देखेंगे, राइट? तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर से बहुत सारे जो बालक-बालिका हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि जैसे आजकल आप देखते होंगे कि एक एक विभाजन किया जाता है बिटवीन डायलेक्ट्स यानी कि बोलियाँ, एक बोली और एक लैंग्वेज यानी कि भाषा में। वो विभाजन क्या किया जाता है? वो विभाजन किया जाता है कि डायलेक्ट्स का जो है इसका सिर्फ़ मौखिक रूप होता है, यानी कि बोली जाती है। परंतु लैंग्वेज में लिखा जाता है ये मौखिक भी होती है और ये लिखित भी होती है। मौखिक भी होती है, लिखित भी होती है। अब अभी आप सोचेंगे कि मैंने बोला कि जो हमारे तुलसीदास हैं, उन्होंने अवधी जो है, उसमें काव्य की रचना करी है, यानी कि लिखा है उन्होंने। पर अवधी तो एक बोलियाँ हैं, एक 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 बोली है। तो बोली में मैं ये बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ मौखिक होती है, तो अगर मौखिक है, तो इसको लिखा कैसे जा सकता है? ठीक है? तो इसका जो उत्तर है, ध्यान से समझिएगा, ऐसा होता है, मैंने बताया था कि जो भाषा होती है, वो परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील मतलब इसको ऐसे समझते हैं कि मानते हैं एक काल्पनिक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि मानते हैं 1501 की तुलना मैं आज के हिसाब से कर रहा हूँ 2024 तो 1501 में जिसे भाषा माना जाता है मानते हैं एक एक्स है उसको भाषा माना जा रहा है परंतु 2024 में हो सकता है इस एक्स को अब आप बोली की श्रेणी में डाल दे रहे हैं क्यों क्योंकि ये जो एक्स भाषा है ये जो 300 साल पहले या 500 साल पहले जो है ये अब जाके अशुद्ध हो गई है क्योंकि इतने हमने इसमें विकास कर लिया है भाषा में, तो भाषा में जो नियम होते हैं, वो बढ़ते रहते हैं। तो भाषा बनने के लिए अगर कुछ नियम होते हैं, वो अगर इस एक्स में नहीं मिल रहे हैं, तो आज के समय पर ये एक बोली की कैटेगरी में आ जाती है, जो पहले क्या थी, एक भाषा थी। ठीक है? तो मैंने हमेशा याद रखिएगा, जो भाषा या बोली होती है, एक डायनामिक कॉन्सेप्ट होती है। यानी कि आप 4 से 500 साल पीछे जाएँगे, तो जिसे आज आप बोली कह रहे हैं, वो उस समय भाषा हो सकती है। ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो बोलियाँ जो हैं, हिंदी की उपभाषाएँ हिंदी में 5 उपभाषाएँ होती हैं। देखिए, अब बोलियों में भी उपभाषाएँ होती हैं, ठीक है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, ठीक है? ये आपने याद रखना है, हिंदी की उपभाषाएँ जो हैं, हिंदी में 5 उपभाषाएँ होती हैं। क्योंकि देखिए, मैंने बताया ना, आज हम इनको उपभाषाओं में डाल देते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं, सबसे पहले पूर्वी हिंदी देखते हैं। तो इसमें प्रमुख बोली है आपकी अवधी और ये ज़्यादातर बोली जाती है लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, ठीक है? इस तरह से और तुलसीदास ने जो रामचरितमानस इसमें लिखा है,
रामचरितमानस जो काव्य है उसकी रचना करी है किसमें, अवधी में। वैसे ही मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं, इन्होंने पद्मावत लिखा था किसमें, अवधी में। ये बात आपने याद रखना, एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे मैंने क्यों बोला था कि इसको अगर इसकी काव्य रचना की गई है तुलसीदास के द्वारा या मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, तो उस समय इसको कहीं न कहीं हम आज के हिसाब से अगर तुलना करते हैं, तो इसको हम आज पूरी तरह से भाषा नहीं मानते, परंतु उस समय इसको हम एक तरह से भाषा मानते होंगे, राइट? वैसे भी पश्चिमी में देखिए, यहाँ पर हरियाणवी ड्रेस में आपको बालिका दिख रही है, तो पश्चिमी हिंदी जो है, वो याद रखिएगा, जो पश्चिमी हिंदी है, ये कहाँ से निकली है? ये निकली है शौरसेनी अपभ्रंश से। अब ये अपभ्रंश क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये भाषाई हैं, जो जैसे अगर मैं बात करूँ सम्राट अशोक की, उन्होंने जो धम्म प्रथा चलाई थी, वो एक अपभ्रंश भाषा में ही लिखी थी। क्योंकि आप जानते हैं पुराने समय पे संस्कृत भाषा केवल ब्राह्मिन्स को ही अलाउ थी, ठीक है? परंतु उसी को देखते हुए आम जनता तक पाली, अपभ्रंश भाषाओं का निर्माण किया गया, राइट? तो यहाँ से हम क्या सीखे? संस्कृत से बाहर आई पाली और अपभ्रंश, और फिर हमें हिंदी दिखती है। तो याद रखना, पश्चिमी हिंदी कहाँ से आई है? शौरसेनी अपभ्रंश से। इसके अंतर्गत आपकी ब्रिज हो गई, ब्रिज भाषा हो गई, बांगरू हो गई, खड़ी बोली हो गई, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, कन्नौज, ये सब इसमें आती हैं। और ब्रज भाषा का क्षेत्र आप सभी जानते हैं, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, ठीक है? और हिंदी साहित्य के मध्य युग में, ठीक है, ब्रज भाषा में उच्च कोटि का काव्य निर्मित हुआ है। जैसे आप जानते हैं सूरदास जी जो हैं, या जो नंददास जी हैं, इन्होंने कृष्ण भक्ति में काफ़ी काव्य रचनाएँ करी हैं। तो ये सब किस भाषा में करी गई हैं? ये करी हैं ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा किसमें आती है? पश्चिमी हिंदी में। तो सूरदास ने ब्रज भाषा और तुलसीदास ने अवधी, ये बात आपने याद रखना है। और इस ये जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के बारे में देखिए, ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, यहाँ बोली जाती है, ठीक है? अब हम देखेंगे जो पश्चिम हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, राइट? ये पश्चिम हिंदी का ही कंटिन्यू पार्ट है। तो पश्चिमी हिंदी में एक कन्नौजी है, कन्नौजी भाषा, यानी कि कन्नौज में बोलने जाने वाली। ये देखिए, कन्नौज आप जानते ही हैं, जो 16 महाजनपद हुए थे हमारे प्राचीन इतिहास में, उसमें सबसे प्रभावशील जो महाजनपद था वो कन्नौज था। तो जो कन्नौजी गंगा है, आप सभी जानते हैं, वो दोआब है, दोआब के मध्य स्थापित है। दोआब मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 2 नदियाँ इस क्षेत्र को सींचती हैं, तो उसको दोआब कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कन्नौज जो ये आपको दिख रहा है, इसके एक तरफ आपको दिखेगा कि ब्रजमंडली जो भाषा है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और एक तरफ अवधी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? ये बात आपने ध्यान देनी है। और ब्रज भाषा में मैंने आपको बताया था सूरदास जी का नाम, और अवधी में मैंने बताया था आपको तुलसीदास जी का नाम, ठीक है? तो इस तरह से आपने देखना है। और यहाँ पर जिंद, रोहतक, करनाल आदि जिले में जहाँ बांगरू भाषा बोली जाती है, ठीक है? ओके, आगे देखते हैं। अब है राजस्थानी, नाम से पता चल रहा होगा आपको, राजस्थानी, राजस्थान के आसपास, जैसे कि इसका उदाहरण मारवाड़ी हो गई, मेवाती हो गई, ठीक है? इस तरह से। और ये भी याद रखना, राजस्थानी का एक संबंध एक और ब्रज भाषा और दूसरी ओर गुजराती से भी है, ठीक है? क्योंकि राजस्थान का जो भौगोलिक संरचना है, तो आपको दिखती है कि राजस्थान से गुजरात भी जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर गुजराती शब्द आ रहा है, ठीक है? वैसे ही आपको जो भौगोलिक स्थिति है, उससे ये पता चल जाता है कि संस्कृति का आदान-प्रदान तो होता ही है, जब सीमा साझा होती है, राइट? वैसे ही बिहारी हिंदी, अब देखो बिहारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप जो है आपके राइट साइड जो आपको मैप दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो पश्चिम साइड बोली जाती है, ये है भोजपुरी, जो पूरब साइड है ये है मैथिली, और जो बीच में आपको दिख रही है मगधी, ठीक है? मगध वाला क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं बिहार का, मगधी। यहाँ पर शायद मैंने आपको कन्नौज में बोल दिया था, सबसे बड़ा महाजनपद, नहीं ये थोड़ा गलत हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये है मगध, मगध था आपका 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा, राइट? ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो बीच में है आपकी मगधी, भोजपुरी आपकी पश्चिम की तरफ पड़ती है, मैथिली आपकी पूरब की तरफ, ठीक है? तो भारत के बिहार राज्य और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं में से इसमें 3 भाषाएँ हैं, मैथिली, मगधी और भोजपुरी, यानी कि बिहारी हिंदी में, ठीक है? अब बिहारी हिंदी में पूर्व में बोली जाती है मैथिली, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो इसके जो आदि कवि हैं विद्यापति, उनका जो प्रसिद्ध जो लेख है, वो है आपकी पदावली। और ये कौन-सी भाषा में है? ये मैथिली में है, ठीक है? और वैसे ही जो मगध महाजनपद है, जैसे मैंने कहा था 16 महाजनपद थे, उसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। तो वहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो ग्रेसन है हमारे, ग्रेसन, ये इन्होंने काफ़ी हमारे जो भारत की लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया था इन्होंने, ठीक है? भारत का पूरा इन्होंने भाषाओं और बोलियों में काफ़ी रिसर्च करी थी। तो उन्होंने कहा है कि जो मगधी है और जो मैथिली है, मगधी और मैथिली जो है,
ये इतनी मिलती-जुलती हैं कि ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन-सी मैथिली है, कौन-सी मगधी है, ठीक है? और मगधी के लिए कहते हैं पटना और गया में ये ज़्यादातर बोली जाती है। वैसे ही बिहारी में जो है बिहारी हिंदी में जो पश्चिम में हम भोजपुरी देखते हैं, तो बिहार के एक कस्बे में भोजपुरी का नाम भोजपुरी बोली नामक से हुआ है। देखो याद रखना ये जो भोजपुरी है ना, ये बिहार का एक कस्बा था भोजपुर, वहाँ से ये उत्पन्न हुई थी। परंतु ये प्रचलित हुई है आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यानी कि पूर्वांचल में। ज़्यादातर लोग सोचते हैं जो हमारी भोजपुरी है, वो यूपी की लैंग्वेज है, नहीं, उसका जो उत्पन्न हुई थी ये बिहार का जो भोजपुर कस्बा है, वहाँ से उत्पन्न हुई थी, परंतु ये प्रचलित कहाँ हुई है, पूर्वी हिस्से में, जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं यूपी का, राइट? और अगर मैं पहाड़ी की बात करूँ, पहाड़ी प्रदेश में हमें 3 बोलियाँ हमें दिखती हैं, एक गढ़वाली कुमाऊनी, तो मैंने अब ऑलरेडी बता दिया था आपको, उत्तराखंड को अगर मैं विभाजित करूँ पूर्व-पश्चिम में, तो पश्चिम में गढ़वाली बोली जाती है और पूर्व में कुमाऊनी और जो आपके हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ मंडयाली बोली जाती है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, राइट? तो यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी आज सभी अपनी सभी क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ चुकी है। अब यहाँ पर हिंदी की बात की गई, हिंदी तो एक भाषा में आती है, तो हिंदी का विकास तो इतना ज़्यादा हो चुका है, इसने अपनी सभी सीमाओं को तोड़ दिया है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी इसने तोड़ दिया है, ठीक है? आज भी आप बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो वहाँ पर भी लोग हिंदी बोलने वाले हैं, ठीक है? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि राइटर के द्वारा कि हिंदी को अब नष्ट होने का कोई भय नहीं है, ठीक है? भारतीय संघ की राजभाषा, अब देखिए याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ऐसा होता है कि जो भी देश सेक्युलर होता है, जैसे हमारा देश सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है, मैंने धर्म निरपेक्ष नहीं बोला, पंथ निरपेक्ष है। तो हमें जानते हैं कि पंथ निरपेक्ष में हम किसी भी एक संस्कृति या किसी भी एक रिलीजन को महत्व नहीं दे सकते। राज्य किसी भी रिलीजन को ज़्यादा महत्व नहीं दे सकता और मैंने ये भी बताया था, रिलीजन यानी कि संस्कृति से ज़्यादा जुड़ा हुआ होती है भाषा। भाषा डायरेक्ट संस्कृति या रिलीजन से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए क्या किया जाता है कि कभी भी जो सेक्युलर देश होते हैं, वो कोई भी राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा यानी कि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाते हैं। यानी कि भारत में वर्तमान में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे हिंदी को कह देते हैं कि हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल नहीं। किसी भी भाषा को आप राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते अगर आपका देश एक सेक्युलर है। समझदारी यही कहती है। इसीलिए हमारा जो हिंदी है वो एक राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। राज का मतलब होता है ऑफिशियल और भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज। तो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, हमारी राजभाषा हिंदी है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसीलिए याद रखिएगा यहाँ पर राजभाषा लिखा है, ठीक है? ओके और यहाँ पर एक बात बताई गई है जो हिंदी है उसका संपूर्ण भूमंडल यानी कि ग्लोबली हम देखें तो इसमें तीसरा स्थान है हिंदी का। अगर मैं इसके विस्तार के आधार को लूँ, एक्सपेंशन के आधार को लूँ तो तीसरा है। पहला स्थान है अंग्रेजी का और दूसरा स्थान है चीनी का, ठीक है? हिंदी में कुल 18 बोलियाँ होती हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में कुल कितनी होती है बस इतना याद रखना 18 बोलियाँ होती हैं, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये डेटा पसंद आया होगा, राइट? फिर जो इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है हम वो देखेंगे और हिंदी देखिए पहले इसका अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लें तो हिंदी बहुत अच्छी लगती है। और डायरेक्ट अगर मैं आपको समास कराऊँ, संधि विच्छेद कराऊँ तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, राइट? और ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। तो थोड़ा बेसिक सीखेंगे पहले, जब हमारा माइंड एकदम प्रिपेयर हो जाएगा कि किस तरह से इसमें विस्तारण होता है, फिर हम इसके नियम देखेंगे और ये भी देखेंगे नियम में काफ़ी अपवाद होते हैं। तो आई होप आपको मज़ा आने वाला है और अगर ये मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, राइट? थैंक यू सो मच गाइस।